Okay, once again, hello and good morning to the students. आपका ये सब्जेक्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस, जिसके पहले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी कि इंटरनेशनल फाइनेंस क्या है। इंटरनेशनल फाइनेंस जो सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम है क्या। हमने वहाँ पर आपको बताया था इंटरनेशनल फाइनेंस में दो शब्द है, एक इंटरनेशनल और फाइनेंस। इंटरनेशन, इट मीन्स दैट यू आर टॉकिंग between or amongst number of countries. It means minimum two of the countries are there and they are looking for finance. Finance, the word finance, it means that you are looking to raise the finance from the another country, that you're looking to make the investment in the another country. It means when there is the talk of two countries, you need to have the foreign currency or the currency of that particular country. Suppose if you are looking to do the business in US, United States, it means there you need the currency of the US, which is dollar. Suppose you belong to the Indian company and the Indian company is looking to make the investment in the US and looking to start their own business. So the company must have the US dollars to start their business in US. For this, they need to have the US currencies. Now there is the question that from where they can get the US dollars. देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है तो आप मान लीजिए आप एक देश में हैं और दूसरे देश में अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको उस देश की करेंसी की आवश्यकता होगी। तो सवाल ये उठ रहा है कि उस देश की करेंसी आपको मिलेगी कहाँ। क्या ये किसी भी बैंक में जाकर मिल जाएगा आपको, या फिर कोई स्पेशल जो इनका डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर जाकर वो करेंसी आप ले सकते हैं। तो देखिए, एक फॉरेक्स का डिपार्टमेंट होता है, फॉरेन एक्सचेंज का डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर जाकर आप इंडियन करेंसीज के अगेंस्ट में उस पर्टिकुलर जो कंट्री उसकी करेंसी आपको मिल सकती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये शुरुआत थी, मतलब किस तरीके से आप जो आपके देश की करेंसी उसके बदले अगर आप चाह रहे हैं कि दूसरे देश में जाकर बिजनेस करें तो उस देश की करेंसी कैसे आपको मिलेगी, या फिर क्या सिस्टम था कि किस तरीके से हम जाकर दूसरे देश में अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो किस तरीके से फिर हम वहां पर जाकर बिजनेस कर सकते हैं। तो देखिए, ये आइडिया आपको भी है कि वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसीज। तो आप जब दूसरे देश जाते हैं तो आपको उस देश की करेंसी में डील करना होता है, उस देश की करेंसी में आप चीजों को खरीदते हैं, बेचते हैं। अगर आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं उस देश में जाकर, सपोज आप यूके जाते हैं तो फिर यूके की करेंसी पौंड की बात करते हैं, यूएस की डॉलर्स की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आप स्विट्जरलैंड जाते हैं। इस तरीके से जितने भी देश हैं, मतलब अलग अलग देशों की फिर अलग अलग करेंसीज हैं। तो आप अगर उन देशों में जा रहे हैं, सपोज आप घूमने के लिए ही जा रहे हैं, तो वर्ल्ड टूर पर आप निकले हैं, तो आप इंडियन करेंसी सब जगह पे नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ इंडिया की बात हो रही है। लेकिन जब आप इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, तो फिर आपको उस देश की करेंसी में ही चीजों को खरीदना और बेचना होगा। तो the same thing if we talk in respect of the business, suppose if we do not, if we are not talking about the world tour, we are talking about the world trade or the international trade. It means we are looking to do the trade outside of our country. We are looking to do the business outside of our country, to expand the business, to explore the new market for your product, and to make the new customers for your product, or to do the research and development work. तो इन सब चीजों के लिए जब आप एक देश छोड़कर दूसरे देश की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको फिर वहां की करेंसी चाहिए। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं और आप अपने सिलेबस में देखिएगा भी कि प्री ब्रेटन वुड्स सिस्टम पीरियड, मतलब कि यहाँ पर हिस्ट्री अगर आप देखिए तो सबसे पहले शुरुआत वर्ष 1870 से लेकर 1914 का जो समय था, उस समय गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम चलता था, जहाँ पर गोल्ड स्टैंडर्ड सबसे पहली बार यूनिवर्सली इम्प्लीमेंट किया गया करेंसी के वैल्यूशन के लिए, और इसको इंग्लैंड के बैंक के द्वारा प्रमोट किया गया। और ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम था जिसमें गोल्ड कॉइन्स जो हैं
वो सेंट्रल बैंक के द्वारा फ्रीली खरीदे, और मतलब फ्रीली का सेंस यहाँ पर मतलब कि बहुत इजी वे में वो सेंट्रल बैंक उस देश का आपसे गोल्ड ले लेता था। अगर आपके पास दूसरे देश में अगर ट्रेड करना है तो गोल्ड एक माध्यम था, मतलब गोल्ड के माध्यम से आप एक्सचेंज कर सकते थे। तो सपोज अगर आप दूसरे देश में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो गोल्ड के माध्यम से आप ट्रेड करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आपके पास गोल्ड आएगा कहाँ से? तो आपको उस देश, आपके पास अगर उस देश की करेंसी है, मान लीजिए आप इंडिया के हैं तो इंडिया की करेंसी आपके पास है, आप इसके सेंट्रल बैंक के पास चले गए और उतना करेंसी आप सेंट्रल बैंक को दे दिए, सेंट्रल बैंक आपको उसके बदले में गोल्ड दे दिया। और गोल्ड जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था। जैसा आप देख रहे हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वाज द फर्स्ट यूनिवर्सली इम्प्लीमेंटेड सिस्टम है जिसके अंतर्गत करेंसीज की वैल्यूएशन की जा रही है। तो ये देख रहे हैं कि सिस्टम जो है जिसको प्रमोट बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा किया गया, और गोल्ड स्टैंडर्ड जो है यूके में वर्ष 1821 में, जर्मनी में 1875 में, फ्रांस में 1878 में, यूएस में 1879 में, रसिया में 1897 में। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के 3 वेरिएंट हैं। पहला गोल्ड स्पेसी है, गोल्ड एक्सचेंज है, गोल्ड बुलियन। तो गोल्ड स्टैंडर्ड एक सिस्टम है जिसमें इंटरनेशनल करेंसीज को आप क्या कर रहे हैं, गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके साथ टाइड अप कर रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर गोल्ड को एक्सेप्ट किया जा रहा है, मतलब गोल्ड के माध्यम से आप जो इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं। तो हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे कि जो गोल्ड है उसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया। तो गोल्ड जो है वो एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, आपको आइडिया है, स्टेरेबल है, पोर्टेबल है, इजिली डिविजिबल है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अंतर्गत जो गोल्ड ज्वेलरी है उनको भी गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट कर कर आप लीगल टेंडर के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड के अंतर्गत गोल्ड को एक करेंसी माना गया, करेंसी स्टैंडर्ड माना गया, और हर एक देश की जो करेंसी है वो गोल्ड में फिर कन्वर्ट की जा रही है। कन्वर्ट का मतलब है कि आप अपने करेंसी के बदला आप उतना गोल्ड ले सकते हैं, और उसी गोल्ड के माध्यम से फिर आप एक्सचेंज कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ऑफिशियल सेंट्रल एक्सचेंज रेट जो है दो कंट्रीज के बीच में वो कांस्टेंट है, क्योंकि जो ऑफिशियल प्राइसेस ऑफ गोल्ड है वो कांस्टेंट है। तो ये सबसे पहला सिस्टम जो है एक्सचेंज के लिए लाया गया, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, जिसके अंतर्गत गोल्ड को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप रख रहे हैं। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड वर्ष 1925 से 1933 की बात हम लोग कर रहे हैं, और इससे पहले हम लोगों ने देखा कि वर्ष 1870 से लेकर 1914 की बात हम लोगों ने करी, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड की बात हम लोग कर रहे हैं वर्ष 1925 से 1933 के बीच में, जहां पर जो अनदर वर्जन गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का है वो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, जहां पर एक कंट्री की करेंसी जो है वो दूसरे कंट्री की करेंसी में गोल्ड स्टैंडर्ड को आधार बनाकर की जा रही है। तो इसका फायदा क्या हो रहा था कि गोल्ड बुलियन जो है, गोल्ड रिजर्व्स उनको मेंटेन करने हैं अपने पास। और देखिए सिस्टम में हो क्या रहा था एग्जैक्टली कि जो आपका सेंट्रल बैंक है वो उतनी करेंसी प्रिंट कर रहा है जितना वो गोल्ड होल्ड कर रहा है। जब किसी बिजनेसमैन को वो फॉरेन ट्रेड करना अगर चाह रहा है तो वो सेंट्रल बैंक के पास जा सकता था, और उतनी करेंसी वो देकर सेंट्रल बैंक को उतना गोल्ड वो लेकर और फिर इसकी मदद से वो इंटरनेशनल ट्रेड कर सकता है। तो देखिए उस समय क्या था कि एक ऑन्स गोल्ड के बराबर कितने इंडियन रुपीज हो रहे हैं, एक ऑन्स गोल्ड के बराबर कितने डॉलर हो रहे हैं, मतलब उस कंट्री में जहाँ डॉलर चल रहा है, जहाँ पाउंड चल रहा है। तो अलग अलग देश में फिर उसी के हिसाब से करेंसी प्रिंट की गई, और उसके हिसाब से ही फिर उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर कर आप एक्सचेंज कर सकते थे। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का जो फीचर है इसमें आप देखिए कहता है कि हर एक कंट्री को ये रिक्वायर्ड था कि उनका एक सेंट्रल बैंक हो जिसके पास ऑथोरिटी हो करेंसी नोट्स इशू करने की, प्रिंट करने की। और जो कंट्री है वो अपने पास गोल्ड रिजर्व मेंटेन कर रहा था, और साथ ही साथ जो सेंट्रल बैंक है उसको जो ऑफिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड अनाउंस करना था अपनी करेंसी में कि एक आउंस ऑफ गोल्ड equals to how many Indian currency. In the same way, the other countries, the different countries, they have to announce
रिगार्डिंग द यू कैन से द ऑफिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड। तो हर एक करेंसी नोट जो है वो एक तरीके के प्रॉमिस के साथ थे कि आप अगर ये रुपया लेकर आएंगे तो उसके बदले आपको गोल्ड दे दिया जाएगा। द टोटल वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन वाज रिक्वायर्ड टू बी लिमिटेड, मतलब उतने ही करेंसी सर्कुलेशन में थे सेंट्रल बैंक के पास जितना उनके पास गोल्ड का रिजर्व था। तो गोल्ड स्टैंडर्ड्स के जो बेनिफिट्स हैं उसको आप देख लीजिए। बहुत इजी सिस्टम था, क्योंकि गोल्ड में आप चीज़ों को कन्वर्ट कर कर और एक आउंस ऑफ गोल्ड बराबर कितना रुपया होगा ये भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट था। तो इसकी मदद से आपको आइडिया हो जा रहा था कि एक आउंस इंडिया का गोल्ड और एक आउंस जो यूएस का गोल्ड वो आपस में मतलब जैसे एक आउंस एक स्टैंडर्ड सिस्टम हो गया। तो एक आउंस बराबर इंडिया के कितने रुपीज और एक आउंस बराबर यूएस के कितने रुपीज, ठीक है। तो आउंस 1 आउंस ऑफ गोल्ड जो है वो एक स्टैंडर्ड हो गया, और 1 आउंस ऑफ गोल्ड के बराबर कितने करेंसीज होंगे वो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाता था। तो एक इजी सिस्टम था और फुली सिक्योर सिस्टम था, सेटलमेंट करना इजी था। और साथ ही साथ इससे हाई लेवल ऑफ स्टेबिलिटी भी थी एक्सचेंज रेट्स में, क्योंकि जितना भी गोल्ड सेंट्रल बैंक्स के पास होता था रिजर्व में उतना ही वो करेंसी पब्लिश करते थे। तो वहाँ पर इकोनॉमी के इम्बैलेंस होने के चांसेस भी कम थे। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसके डिसएडवांटेजेस को हम लोग देखते हैं कि it did not provide for revision of gold price in keeping with the increasing manufacturing cost of gold। तो रिवाइज नहीं किया गया गोल्ड प्राइस को, जैसे आप गोल्ड बना रहे हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ते चले गए, लेकिन उस हिसाब से फिर गोल्ड के प्राइसेस में भी रिवीजन होने चाहिए थे। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज था। इसके साथ आप देखिए कि एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं था, इनफ्लेक्सिबल सिस्टम था। जैसे जब नेचुरल डिजास्टर हो गए, जैसे अगर वर्ल्ड वार हो गया, इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गई, तो वहां पर फिर समस्याएं आने लगती थी। सो यू सी इट वाज ए वेरी इनफ्लेक्सिबल सिस्टम ड्यू टू विच इट वाज difficult to adjust money supply during the economic stress in situations such as natural disaster, war, economic depression. And it contributed to recessions due to which deficit countries suffered from lower investment and employment opportunity। तो देखिए कि जो स्टैंडर्ड सिस्टम लाया गया था, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम लाया गया था, उसके आपने एडवांटेजेस देखे, लेकिन कई बार जो आपके रिसेशन पीरियड्स होते हैं वहां पर ऐसे कंडीशंस में फिर आपके पास लोअर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होते हैं। तो वहां पर ये आपके लिए एक समस्या हो जाती है कि गोल्ड जो स्टैंडर्ड सिस्टम है और उसके माध्यम से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो रिसेशंस हुए और जो डेफिसिट कंट्रीज हैं वहाँ पर लोअर इन्वेस्टमेंट्स हुए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की घट गई। तो आप शुरुआत कर रहे थे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम से हिस्ट्री में कि सबसे पहले जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो गोल्ड था, लेकिन ये अभी नहीं है क्योंकि ये सिस्टम फेल कर गया था। और इसके बाद जो अगला सिस्टम आया था वो था ब्रेटन वुड्स सिस्टम आफ्टर गोल्ड स्टैंडर्ड। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और फिर आपसे बोलेंगे कि जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपको शेयर किए जा चुके हैं क्लासरूम में, आप उनको पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। ये जो वीडियोज बनाए जा रहे हैं वो आपके प्रिपरेशन के लिए हैं और एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। शिक्षा में कैसे बढ़ावा मिल सके, इसके लिए हर लोग प्रयत्नरत हैं ताकि आप शिक्षित हो सकें, जानकार हो सकें, आपको जो सिस्टम उसकी जानकारी हो सके और इस तरीके से आप भी अपने करियर में अच्छे ग्रोथ ले सकें। तो ये जो वीडियोस हैं आपको इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि आप क्लासेस नहीं आ पा रहे हैं तो आपको उसकी भरपाई की जा रही है कि आप पढ़ें। मतलब आपको ये बात बतलाया जा रहा है कि आप पढ़ें, क्योंकि लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी मेहनत करना चाहिए ताकि आप अपने सिलेबस को बेहतर तरीके से समझ सकें और साथ ही साथ आप एग्जामिनेशंस में अच्छा कर सकें। तो यही पर्पस है इन वीडियोज का कि आप मेहनत करें, आपको सूचना पहुंचाई जा रही है कि आप मेहनत करें और पढ़ें। फिलहाल के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ब्रेटन वुड्स सिस्टम के साथ। धन्यवाद।